ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 12 के एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस होगा। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूलेज एंड ग्राफ सब कुछ एक ही जगह पे एक सिंगल वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस होगा। फॉलो अप में एक और वीडियो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे, वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे सारे टॉपिक जो कवर होंगे वो ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल का कंसेप्ट, वर्क फंक्शन क्या होता है, एंड देन रेस्ट अदर टॉपिक जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खुद क्या होता है, उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने और क्या और किस तरह से की थी, एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल से डिराइव होकर निकले थे। क्लासिकली क्यों फेल हो जा रही थी थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो कैसे फेल हो जा रही थी, हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एंड देन आइंस्टाइन ने कैसे 1905 में उसको एक्सप्लेन किया, फॉलोड बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टॉपिक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आएगा, वो ग्राफ से क्वेश्चंस कई तरीके से आते हैं, इन द न्यूमेरिकल वे आल्सो, स्लो पूछने का या मे बी इंटरसेप्ट से रिलेटेड। देयर इज अ साइमल्टेनियस स्लाइड जो मैंने बना रखी है इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड टेबल करके। इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फिगर्स और ग्राफ रहेंगे विच आई विल पिक अप फ्रॉम हियर जब भी मुझे इसकी नीड होगी टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्लास 9-10 में प्रॉबेबली हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बाहरी शेल होता है एटम का, अगर हम लोग मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बाहर शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी ज़्यादा लूजली बाउंड होता है। ओके, मेटल के केस में ये इतना लूजली बाउंड होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिंग होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर और उस सब जगह पे जाके बैंड थ्योरी और वो सब पढ़ें, तो वो कंडक्टिविटी उसकी क्वाइट ईज़िली वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जाती है। ओके, यहाँ पे हम लोग उसके कंडक्टिविटी से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। ये जो लूज़ली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसका एक इम्पॉर्टेंट हम लोग फिनोमेना देखेंगे, जहाँ वो अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए, तो वो अपने मेटल सरफेस को छोड़ के निकल भी सकता है। ओके, अब ये कब होगा, कैसे होगा उस और इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या एक कैच है, उसको देखते हैं। कि जनरली इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, मेटल में बहुत सारे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलने की कोशिश करेगा तो पीछे भी वो एक पॉजिटिव कोर छोड़ के जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स एक न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पीछे एक पॉजिटिव कोर छोड़ेगा। ये पॉजिटिव कोर इस इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट करना चाहेगा। सपोज करें इसको हमने थोड़ी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहा, सरफेस को छोड़ना चाहा, तो जैसे ही वो सरफेस से दूर जाएगा, ये पॉजिटिव कोर इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा। राइट, इसके चलते देयर विल बी अ पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर का सिंपल मीनिंग ये है कि देयर इज अ अट्रैक्टिव पोटेंशियल व्हिच इज नॉट मेकिंग दिस इमिशन पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन के जो इमिशन को काइंड ऑफ रोक रहा है। इट्स रिस्ट्रिक्टिंग द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स मैं एक सफिशिएंट एंड एक मिनिमम कुछ होगी, एक थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, एक एक एकदम सर्टेन लिमिट, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम वो उस इलेक्ट्रॉन को दे दें। ओके, वो इतनी होनी चाहिए ऑफ कोर्स जो इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दे, एक तरीके से ओवरकम कर ले और इस अट्रैक्शन को तोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर जाए। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को दें ताकि वो जस्ट एस्केप करे मेटल सरफेस से। ओके, इससे ज़्यादा देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वी विल सी इन आइंस्टाइन इक्वेशन, उसकी डिटेल तो हम लोग देखेंगे ही। मगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को दें और वो उसके मेटल सरफेस को जस्ट एस्केप कर जाए, मतलब अब उससे उस मेटल से उसका कोई मतलब नहीं, वो उस मेटल के सरफेस को कंप्लीटली छोड़ के चला गया, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कॉल्ड इट वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जानने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो एनर्जी है। ओके, सो एनर्जी की ऑफ कोर्स देयर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। तो जूल क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, मगर जो यूनिट हम लोग इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम लोग अभी डिफाइन कर लेंगे, एक न्यू यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की ही एक न्यू यूनिट है। ओके,
रही बात वर्क फंक्शन के सिंबल की, तो वो कैपिटल डब्ल्यू नॉट से या फिर फाई नॉट से, कोई भी चीज़ जिसका हम लोग मिनिमम, कट ऑफ, थ्रेशोल्ड टर्म यूज़ करते हैं, उसमें जनरली एक नॉट लगा देते हैं। वो इसकी इपॉक स्टार्टिंग या मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ओके, सो डब्ल्यू नॉट और फाई नॉट वी कैन यूज़ इट एज़ अ सिंबल। स्टैंडर्ड ज़्यादा सिंबल फाई नॉट होगा, अदरवाइज़ कभी फाई नॉट कभी डब्ल्यू नॉट हम लोग इंटरचेंज करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। यूनिट इसकी अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जूल भी हो सकती है, मगर जो ज़्यादा यूज़फुल यूनिट है, जो ज़्यादा हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में दिखेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब हम लोग ऑफ कोर्स डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 electron volt is basically the kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. It's quite simple. We can have a diagram also. Suppose हम लोग ने एक प्लेट यहाँ लगा दी और एक प्लेट यहाँ लगा दी। इस प्लेट को हमने कर दिया पॉजिटिवली चार्ज, इसको कर दिया नेगेटिवली चार्ज, और मे बी इसको उल्टा कर देते हैं, इसको नेगेटिवली, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा तो ऑफकोर्स इससे रिपेल होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लेते हैं जो इसके बीच में हम लोग ने जो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लगा रखा है वो 1 वोल्ट का है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपेल करेगा और इधर की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। जब ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स मूव करेगा एंड वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रहा है इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल? तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रिलेशन है। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहे हैं, वो बेसिकली वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी ऊपर वाले डायग्राम में, तो जब हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और हमारा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राइट? तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से रिपेल, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहा है। तो जो वर्क डन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वर्क डन हम लोगों ने चैप्टर 2 अगर पढ़ रखा है तो हम लोग को पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल होता है। चार्ज ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एसआई में आंसर निकालते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आया 1.602 विच इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब एंड वोल्ट। अब ये जो कूलाम्ब वोल्ट है दैट इज इक्वल टू जूल। ये हमें प्रीवियस चैप्टर से नॉलेज होनी चाहिए, दैट कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है। सो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जूल हमारी एसआई यूनिट है। ओके, सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। नाउ रही बात वर्क फंक्शन की, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क फंक्शन जो हमें क्या कुछ ध्यान में रखने हैं, तो ये एक कुछ लिस्ट है, इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये ध्यान में रहे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वर्क फंक्शन ऑफ सम फोटोसेंसिटिव मटेरियल, काफ़ी रेंज है, पूरी एक टेबल है, टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं। जो लोएस्ट वर्क फंक्शन हमें ध्यान में रखना है वो सीजियम का है, बहुत कम में काम हो जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हाईएस्ट जो है वो प्लेटिनम का केस है, वहाँ पे 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, रही बात एल्कलाई मेटल्स की, अगर हम बात करें जो कि पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन में मिल जाएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, इन सभी का ये बहुत हाईली फोटोसेंसिटिव होते हैं। इतने हाईली होते हैं कि इवन विजिबल लाइट हम डाल दें, मे बी मोबाइल की टॉर्च से भी अगर हम उसके ऊपर डाल दें तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आराम से निकल जाएगा, वो वर्क फंक्शन को वो सफिशिएंटली पूरा कर देगा। तो वो विजिबल लाइट नॉर्मली डालने पे भी काम हमारा हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग आगे मेनली इस चैप्टर में कवर करेंगे, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुए थे वो इस तरह के मटेरियल थे। जैसे कुछ एग्जांपल देखें, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो उस टाइम पे साइंटिस्टों ने फिलिप लेनार्ड, आर एम मिलिकन और हेनरिक हर्ट्ज, इन लोगों ने उस टाइम पे जो
मेटल्स यूज़ किए थे, वो बेसिकली ये मेटल थे, ये फ़ोटो सेंसिटिव होते तो हैं, लेकिन सिर्फ़ अल्ट्रावायलेट लाइट पे, इस पे विज़िबल कोई काम नहीं करने वाली। तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, वही काम करेगी। तो जब वो लोग यूवी लाइट डाल रहे थे, तो हमारा जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, वो हो रहा था। सो ये एक्सपेरिमेंट अगर ओके, इस एक्सपेरिमेंट पे आने से पहले मैं थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूँ। ये पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का फिनोमेना था, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट तो बेसिकली 1887 में, जब हेनरिक हर्ट्ज़, ठीक है, जो हमारे फेमस साइंटिस्ट हैं हेनरिक हर्ट्ज़, वो एक डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्जिस्टेंस का। और उस डेमोंस्ट्रेशन में उन्होंने मेटल के वो लिए थे, मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए हुए थे और उसके बीच में कुछ गैप छोड़ रखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर रहे थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके बीच से स्पार्क पास होगा। तो उन्होंने ये देखा कि स्पार्क पास तो हो रहा है, लेकिन बहुत ईज़िली पास हो जा रहा है जब अगर हम उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था और ऑफ कोर्स ये जो स्पार्क आ रहा था, ये बिकॉज़ ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का नाम तो नहीं पता था। जे थॉमसन ने उसको 1897 में खोजा, ये 87 में हो रहा था। लेकिन 87 में इतना आइडिया लग गई थी कि कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं, वो ईज़िली एमिट कर रहे हैं अगर यूवी लाइट उसके ऊपर डाली जाए, अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाए। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल, हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की डिटेल हमें नहीं जाननी है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सेटअप है, वो लेनार्ड ने किया था और हेल्वेक साइंटिस्ट ने किया था। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं। ओके, ये अराउंड एग्जैक्ट डेट तो नहीं, 1800 एंड ये अराउंड 1900 या 1902 के अप्रॉक्स में फिलिप लेनार्ड, या इसके बाद लेटर ऑन, क्योंकि फाइनली 1905 में तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जाके इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही दे दिया था। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये 1887 से वही स्टार्ट होके 1905 के अंदर में ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। नाम, जो बड़े-बड़े नाम आएँगे इसमें, वो हर्ट्ज़ हैं, फिलिप लेनार्ड है और आर. ए. मिलिकन है। आर. ए. मिल्टन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग अभी कुछ देर बाद देखेंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नाम है। ये सभी ने एक सेम एक्सपेरिमेंट पे काम किया था, अलग-अलग सेटअप था इन लोगों का। हर्ट्ज़ का इंटेंशन ही कुछ और था, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर रहे थे, उसका एग्जिस्टेंस दिखाना चाह रहे थे। फिलिप लेनार्ड ने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, आर. ए. मिल्टन ने किया और भी साइंटिस्टों ने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। मगर हाँ, एक्सप्लेनेशन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। इसका डिटेल आगे डिस्कस होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दिया था, लेटर ऑन उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बना रखा है, लेट इसको यहाँ से हटाते हैं, नीचे इसको बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लेट्स सी दे हो क्या रहा है। ओके, ये उसी टाइम पे हॉलवेक और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन में से एक का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो यहाँ पे यूवी लाइट जो है वो कैथोड प्लेट पे गिर रही है। ये हमारा बिल्कुल इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, एकदम बंद सा चेंबर है और एक कैथोड है, एक एनोड है। इधर इन्होंने बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो कैथोड को नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव दे दिया है। एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। ऑफ कोर्स बीच में गैप है। ये गैप में मतलब यहाँ माइक्रो एमीटर में करंट तो तभी डिटेक्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन इस गैप में निकल के आएगा। ठीक है? तो ये हो क्या रहा है, अब वो देखते हैं। तो इन लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया कि जब एक यूवी लाइट को हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं, यूवी के अलावा और कोई जनरली काम नहीं कर रहा था, रेड तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। इसका कोई एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे नहीं था। क्लासिकल थ्योरी कैसे फेल कर रही है, हम लोग उसके ऊपर बाद में आएँगे। ऑब्जर्वेशन फिलहाल देखते हैं क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि यूवी लाइट को जब हम लोग इसके ऊपर गिरा रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को जब हम कैथोड के ऊपर गिरा रहे हैं, कैथोड पे ऑब्वियसली एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा था। फोटो सेंसिटिव मटेरियल,
फोटोसेंसिटिव मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जिसके ऊपर जब लाइट गिरे और वो लाइट से ही, लाइट की एनर्जी का ही यूज़ करके अपने वर्क फंक्शन को पूरा कर ले और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आए। तो दैट मटेरियल, सच मटेरियल वी कॉल इट फोटोसेंसिटिव मटेरियल। उनको हम फोटोसेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। तो एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल में भी जिंक या कोई भी मटेरियल उस तरह का यहाँ यूज़ किया गया, जो कि यूवी लाइट से ही प्रभावित हो रहा था। तो जब यूवी लाइट उसके ऊपर डाली गई तो देखा उन्होंने कि यहाँ पे करंट जो है बड़ा ईज़िली डिटेक्ट हुआ, व्हिच मीन्स इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ पे एमिट होने लगे। ओके। और ये चीज़ जो सबसे नोट करने वाला पॉइंट है वो ये तभी हो रहा था कि जब यूवी लाइट इसके ऊपर डाली जा रही थी। रेड लाइट या अदर लाइट्स के साथ नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन तो मैं अभी कह रहा हूँ, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन पता नहीं था, लेकिन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और फिर फाइनली कंफर्म हो गया कि ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट में जो निकल रहा था नेगेटिव सब्सटेंस, वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही था, प्रिसाइसली इलेक्ट्रॉन ही था। ठीक है। इन लोगों ने अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जब हम लोग एक सूटेबल लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे सूटेबल लाइट हमारी, अगर मैं इसको मेंशन करूँ, सूटेबल लाइट अगर हम डाल रहे हैं, जो कि हमारे अब तक के ऑब्जर्वेशन में यूवी थी, चाहे वो लेनार्ड का हो, मिलिकन का, या फिर हमारे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, उसमें यूवी लाइट हमारी सूटेबल लाइट थी। तो जब ये यूवी लाइट को डाला जा रहा है तो देखा क्या गया कि वो ईजिली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन कर दे रहा है। और ये जो सिंपल सा फिनोमेना हम देख रहे हैं कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे सुटेबल लाइट, जैसे एग्जांपल में यूवी लाइट को डालें और वहां पे तुरंत इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए, तो ये जो कंबाइंड फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को नाम दिया गया फोटो, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सूटेबल, यहाँ पे वर्ड जो सूटेबल है ये बहुत स्ट्रेस देने वाला वर्ड है। क्यों, क्या, कैसे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बट लेट्स write the definition of photoelectric effect. Okay, photoelectric effect, the phenomena of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम कह रहे हैं अल्ट्रा वायलेट तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। अब ये कैसे अफेक्ट कर रही है उसके ऊपर तो बात होगा ही। फ्रीक्वेंसी बहुत सुटेबल होनी चाहिए, या सफिशिएंटली हाई जैसा वर्ड यहाँ यूज़ किया, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यही सारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था उस टाइम पे, और साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों भाई एक सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए, क्यों लो फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हो रहा है। हम लोग उसके ऊपर आएंगे। तो जो फिनोमेना है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट किया जाए, इंसिडेंट ऑन इट, इसी चीज को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, यहीं पे टर्म है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे उनको कहते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो इलेक्ट्रॉन लाइट के गिरने पे इमिट हो, तो इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो वी कैन नोट इट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो डिटेल एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी वो दो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आर.ए. मिलिकन एंड फिलिप लेनार्ड ने किया था। तो उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे सामने है। इसका यूज़ करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझेंगे, और उसमें कई वेरिएशन, जैसे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे,
देन फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर, एंड देन पोटेंशियल का भी क्या इफ़ेक्ट है, इन सबको देखेंगे तो करस्पॉन्डिंगली 3 इम्पॉर्टेंट और एक और ग्राफ, यानी टोटल 4 ग्राफ हमें मिलेंगे जो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का लेटर ऑन 1905 में। इसी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड एंड प्लैंक हाइपोथेसिस का यूज़ करके आइंस्टीन ने फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक्सप्लेनेशन डिटेल में थ्योरेटिकल दिया था। तो ये रहा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सी हमारा एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो कि कैथोड का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब आके गिरेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा विच मीन्स इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ए बेसिकली एनोड है, इसको हम लोग कलेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होंगे और सर्किट में एक हमें करंट डिटेक्ट होगा। बीच में एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा है और हाई टेंशन बैटरी लगी। इनकी मदद से हम लोग ए को जब चाहे अपने अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली इनिशियली हम बात करें तो ए को हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे ताकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आराम से इजीली कैप्चर कर जाएं। बट लेटर ऑन जब हम लोग पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे तो एज पर आवर नीड हम ए को जब चाहें कलेक्टर के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो इसमें सारा जो भी वेरिएशन हम लोग करेंगे वो ए के साथ करेंगे, सी को एज अ बेस रखते हुए एक विद रिस्पेक्ट टू सी ए के वेरिएशन को हम लोग देखेंगे और उस वेरिएशन को एक हेडिंग के अंदर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हेडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। इसमें एक मिलियमीटर, हाई टेंशन बैटरी की, वोल्टमीटर, एंड देन एक बाकी जो सबसे इवैक्यूएटेड ये इंपॉर्टेंट चेंबर है, ग्लास ट्यूब है, इसमें ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल एक कैथोड पे एज आई ऑलरेडी मेंशन यूज किया हुआ है। बाकी जो यहाँ निकल रहे हैं वो एक नेगेटिव पार्टिकल है जिसका जैसे मैंने मेंशन किया कि 1897 में जे थॉमसन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद इट्स क्वाइट क्लियर कि ये जो निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे निकल रहा था। ओके, अब क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनको देखना है तो 3 मेन इफेक्ट है जिसमें सबसे पहला इफेक्ट है नंबर 1, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो हम इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं किसके ऊपर, ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, करंट क्यों मिलेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया और सर्किट कंप्लीट हुआ वी विल डिटेक्ट अ करंट, दैट करंट का क्या वेरिएशन होगा वी विल सी। तो किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। तो वो इफेक्ट हम लोग देखने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोग फिक्स करेंगे। तो फिक्स क्या है, फिक्स या यूं कहें कांस्टेंट। अब वेरी हम अगर हमारे पास ऑप्शन है 3-4 चीज़ को वेरी करने का और मुझे एक का इफेक्ट देखना है तो सबको वेरी नहीं करेंगे। एक को फिक्स रखेंगे, एक को वेरी करेंगे एंड रेस्ट अदर को हम लोग फिक्स या कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ ऑब्वियसली हमें इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना है तो वेरिएबल तो हमारी इंटेंसिटी होगी। तो वेरिएबल तो इंटेंसिटी होगी। ओके, फिक्स कौन होगा, फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की जा सकती है मगर वो चेंज नहीं करेंगे, उसको ये फिक्स या कांस्टेंट रखेंगे। उसके अलावा जो हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं यानी जो कैथोड के रिस्पेक्ट में जो एनोड का पोटेंशियल है उसको भी कांस्टेंट रखेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये जो हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी है इसको हमें फिक्स या कांस्टेंट रखना है और इंटेंसिटी का वेरिएशन करके हमें ये देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना वेरी कर रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली आया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन इसका हमें बाद में देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या आया था कि एक इंटरेस्टिंग बहुत ग्राफ हमें मिला, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिली और ये वेरिएशन बिल्कुल लीनियर था। इस तरफ एक्सिस पे हमें करंट मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरफ हमें एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। हम इसको सिर्फ इंटेंसिटी लिख लेते हैं। तो देखा क्या गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा हम लोग इंटेंसिटी डाल दें, अब ये कैसे हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन तो बाद में मिलेगा। ओके, फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया जब हम लोगों ने क्या क्या कांस्टेंट किया था,
फ्रीक्वेंसी को और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम लोगों ने जब कांस्टेंट कर दिया, तो उस सिचुएशन में हमारा जो फिक्स या यूँ कहें कांस्टेंट कर दिया था और वेरिएबल हमने इंटेंसिटी को रखा, तो इंटेंसिटी जैसे-जैसे हमारी बढ़ रही है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा था, वो कंटीन्यूअसली और यू कैन से लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा था। तो ये ग्राफ हमारा एक इम्पोर्टेंट ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का क्या कंक्लूज़न है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ क्यों जाएगा? इसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो बहुत सिंपल सा एक नोट पॉइंट या लॉजिक हम लोग एक देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि फोटो करंट बढ़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएँगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो हमें ऑलरेडी ये चीज़ कॉमन सेंस से पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा इमिट होंगे तभी तो हमें ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा, वो फोटो करंट वहाँ पे कलेक्टर में कैप्चर होगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमने जैसा कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जा रहा है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो भी बढ़ जा रहा है। तो हम लोग फाइनल ये कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस नंबर ऑफ नंबर ऑफ emission of photoelectron also increases। तो जो एमिशन हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जा रहा है। ओके, ये सारी बातों में एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सर्टेन स्पेशल फ्रीक्वेंसी के नीचे होगा नहीं। ये चीज़ को हमें बैकग्राउंड में ध्यान में रखना है। उसका क्या रोल है वो हम बात करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी सुटेबल ना दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट भी नहीं होने वाला है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है। आगे हम लोग इसको भी अभी स्टडी करेंगे। तो अगर वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी दे दें और उसके बाद फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसको फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करना है। ओके, जैसे इन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यूवी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होती है। तो यूवी लाइट अब डाल के उसके बाद फिर उसमें चेंज नहीं करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रहे हैं उसको चेंज नहीं रखना है, कांस्टेंट रखना है। केवल और केवल चेंज किसको करना है, इंटेंसिटी को। और ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन photoelectric current, and the effect was कि as the intensity will increase, photoelectric current will also increase given these two are constant or fixed। That's the first observation। okay, second हमारा क्या था, second था effect of potential। तो जब इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो फिक्स, या फिर कांस्टेंट हमने किसको रखना है, इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं। इस बार फिर से इंटेंसिटी और इस बार नहीं, फिर से नहीं, इस बार इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हमने फिक्स कर दिया। लास्ट टाइम इंटेंसिटी तो वेरी कर रही थी और फिक्स तो पता चल गया। वेरिएबल कौन होगा, वेरिएबल हमारा इस बार एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। इसको, इस पोटेंशियल को, जैसा मैंने कहा, जो एनोड पोटेंशियल है वो कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये वेरिएशन हम लोग करके देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट इम्पैक्ट आने वाला है। तो जो ऑब्जर्वेशन था वो हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। ये रहा, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन जो फाइनली ग्राफिकल फॉर्म में
ये प्लॉटेड है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो अदर इंटेंसिटीज़ हैं इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? बना रहने देंगे, लेकिन हम लोग जब इंटेंसिटी फिक्स का मतलब क्या है, इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रही है, तो एक ही ग्राफ को हम लोग नोटिस करेंगे। बाकी 3 ग्राफ बना हुआ है, वो क्यों बना है उसके बारे में अलग बात होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखना है कि I3 ग्रेटर है, I2 ग्रेटर है, I1 ग्रेटर है, ओके। तो थ्रू आउट द ग्राफ हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक ग्राफ को, तीनों में से फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्राफ को हम लोग पकड़े रहेंगे। तो इसमें इंटेंसिटी I1 जो कि फिक्स है, तो ये इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रही है। इंटेंसिटी हमारी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी न्यू भी हमारी फिक्स है। वेरिएशन किसका हो रहा है? इधर और इधर हम देख सकते हैं कि एनोड पोटेंशियल का वेरिएशन हो रहा है। ओके, ये पोटेंशियल लिखा है। तो पहले स्टार्टिंग में पोटेंशियल फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0 से हम लोग देखते हैं, तो जैसे-जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल हम लोग बढ़ाएँगे, इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो जैसे-जैसे यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएँगे, इलेक्ट्रॉन और ईज़िली अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन और ईज़िली अट्रैक्ट होगा तो करंट हमें और ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो जैसे-जैसे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल इसका बढ़ाएँगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, करंट इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि इनिशियली 0 से जैसे-जैसे पोटेंशियल बढ़ाया जा रहा है, करंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? करंट इंक्रीज़ होते क्या ये कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ करता रहेगा? नहीं, एक सर्टेन ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है और इस तरफ पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है, और पोटेंशियल है किसका? अगेन एनोड का पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो जैसे-जैसे ये पोटेंशियल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, बट एक सर्टेन अमाउंट के बाद ऐसा देखा गया कि जितने भी पर सेकंड इलेक्ट्रॉन वहाँ एमिट हो रहे होंगे, मतलब यहाँ पे जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल से पर सेकंड जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, वो रैपिडली सारे के सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो जा रहे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, जो सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर ले रहा होगा। इस व्हिच मीन्स कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक बार में कैप्चर हो जा रहा है, फिर अगले सेकंड जितना निकल रहा है कैप्चर हो जा रहा है, व्हिच मीन्स कि मैक्सिमम करंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वो मैक्सिमम करंट हमें एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल के बाद जब मिलेगा, तो फिर कितना भी बढ़ा दो वो करंट फर्दर और इंक्रीज नहीं होगा। तो ये अमाउंट जो कि एक काइंड ऑफ फिक्स हो गया है, हम लोग इस करंट को कहेंगे सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट सैचुरेशन करंट बेसिकली वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है, जिसके बाद अब एनोड पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो और करंट इंक्रीज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो हम लोग जान लें कि सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट ओके इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे जब सैचुरेशन करंट हम लोग रीच किए, तो ऑल इलेक्ट्रॉन that are emitted per second are captured by प्लेट ए। जो हमारा एनोड कलेक्टर प्लेट है उसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर हो जा रहे हैं। ओके, उस मोमेंट पे हमें सैचुरेशन करंट मिलेगा। अब हम लोग जैसे जैसे नेगेटिव साइड में आए, तो करंट पोटेंशियल को, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको कम करेंगे, तो ऑब्वियसली करंट धीरे धीरे कम होता रहेगा। जीरो भी कर देंगे तो भी हमें करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसका मतलब है कि अगर इसको कोई इधर अट्रैक्ट ना भी करे, ये इलेक्ट्रॉन खुद से यहाँ तक आ सकता है, विच मीन्स करंट जीरो एनोड पोटेंशियल लगाने पे भी मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि हमें पॉजिटिव पोटेंशियल के सहारे ही हैं तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ पाएगा। नो, अगर हमने यहाँ पे पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, मतलब कोई इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन खुद आ जाएगा यहाँ पे। वाई? बिकॉज निकल रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है, तो वो ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो जीरो पे भी, जीरो एनोड पोटेंशियल पे भी हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। ओके, यहाँ पे इस एक्सेस पे फोटो करंट है, तो हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे भी मिलने वाला है। क्या होगा कि अब हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल करने लगे। जैसा हमने कहा, एनोड को पॉजिटिव के साथ साथ हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर एंड हाई टेंशन बैटरी वी कैन गिव इट अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑल्सो। तो अगर हम कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड को पॉजिटिव की जगह अब उल्टा काम करें, नेगेटिव देने लगे, तो इलेक्ट्रॉन को अब आने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि करंट अब और डिक्रीज होगा। अभी भी करंट ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो इस रिपल्शन को ओवरकम करते हुए भी वो इस कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा। यानी करंट कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। क्या होगा कि अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल रिपल्शन को बढ़ाते जाएँ, तो करंट एक्सपोनेंशियली या यूँ कहें ग्रेजुअली बहुत स्पीड में करंट डिक्रीज़ होगा।
अब वो करंट डिक्रीज होते एक सर्टेन ऐसी पोटेंशियल की मैक्सिमम कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। उस वैल्यू पे जो सबसे तेज चल रहा इलेक्ट्रॉन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, वो इलेक्ट्रॉन भी अब यहाँ पे आके नहीं कैप्चर हो पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में निकल रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ना लाइट गिरने पे, तो वो बिल्कुल कोई स्पीड से नहीं निकलेंगे और एक मैक्सिमम स्पीड से निकलेंगे। तो जीरो से एक मैक्सिमम वेलोसिटी की पूरी एक रेंज में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जो ज़ीरो वाले हैं वो तो ऑब्वियसली खुद से नहीं आ सकते, लेकिन जो बहुत तेज़ चल रहे इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़े ईज़िली नेगेटिव, यहाँ पे जब हमने नेगेटिव लगाया उसके बावजूद वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। लेकिन अगर उस नेगेटिव को हम बढ़ाते जाएँ तो जो इलेक्ट्रॉन है, वो तेज़ इलेक्ट्रॉन भी धीरे-धीरे वो स्टॉप होने लगेंगे और एक ऐसा सर्टेन मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा, जिस पोटेंशियल को हमने यहाँ पे माइनस वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, उस पोटेंशियल पे जो सबसे तेज स्पीड से चल रहा इलेक्ट्रॉन है, सबसे मैक्सिमम स्पीड से चल रहा इलेक्ट्रॉन है, वो भी आके कलेक्टर में कैप्चर नहीं हो पाएगा, जो सबसे हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग एक ऐसा पोटेंशियल नेगेटिव एनोड को दे रहे हैं जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा। मतलब हम उसको उसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली एनर्जी से रिपेल कर दे रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एट माइनस वी नॉट, और यू कैन से ठीक है वो वी नॉट नेगेटिव ही वैल्यू है, एट वी नॉट जिसको हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा क्या, इलेक्ट्रॉन विथ वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड हेंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी तो ऑब्वियसली रुक ही जाएंगे, जब सबसे तेज वाले को रोक दिया तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी स्टॉप्ड, वो भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं आ पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वी नॉट की जो एनर्जी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वी नॉट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, पोटेंशियल है तो चार्ज मल्टीप्लाई करें तो हमें एक एनर्जी मिल जाएगी। ये एनर्जी जो है वो हमारी इक्विवेलेंट है, ये एनर्जी हमारी इक्विवेलेंट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ये जो एनर्जी है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी है वो एनर्जी होगी कितनी, तो हम लोग इसका एक रिलेशन बना सकते हैं। के मैक्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम लोग सिंपली हाफ एम वी मैक्स बोल सकते हैं, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो उसका एक शॉर्ट ग्लिम्स देख ले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सभी एनर्जी से निकल रहा था, तो जब हमने इसको पॉजिटिव रखा तो इजीली अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, धीरे धीरे जीरो किया तो करंट की जो संख्या है वो कम हो रही है, फिर नेगेटिव करने लगे, रिपेल करने लगे, इलेक्ट्रॉन और कम होने लगा, और एक सर्टेन पोटेंशियल जब हमने इस एनोड को माइनस वी नॉट नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट दिया, तो जो सबसे तेज मैक्सिमम स्पीड से चल रहा इलेक्ट्रॉन था वो भी अब स्टॉप हो गया, वो भी अब रुक गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रोक दी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी विच इज ई इंटू वी नॉट। तो ये हमें रिलेशन इस तरीके से मिल गया। अब लास्टली ये भी देखा गया, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस saturation current also increases, but stopping potential is independent of इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी हम लोग फाइनली देख लेते हैं ग्राफ, एक्सप्लेनेशन अगेन बाद में। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, I3 ज्यादा है, I2 उससे कम है, I1 उससे कम है, तो सैचुरेशन करंट हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन तीनों का ही जो फाइनल पॉइंट आ रहा है, हमने क्या कांस्टेंट रखा है, हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, हमने इंटेंसिटी का तो खैर यहाँ पे हम वेरिएशन देखने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अभी भी कांस्टेंट है, जैसे जैसे इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन करंट हमें अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट, और ये प्रीवियस टॉपिक हमने देखा था, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो वो लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जो हमारा मैक्सिमम करंट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है।
ओके। तो वो तो बढ़ रहा है, लेकिन तीनों ही इंटेंसिटी के लिए बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं किए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है करस्पॉन्डिंग टू ऑल द थ्री इंटेंसिटीज दैट आर सेम। क्यों सेम है उसका एक्सप्लेनेशन अगेन बाद में होगा, वो तो एक सेपरेट टॉपिक। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी भी बदल दें तो भी हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलने वाला है, इंटेंसिटी चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था, चाहे वो इंटेंसिटी I1 हो, चाहे वो इंटेंसिटी I2 हो, चाहे वो इंटेंसिटी I3 हो, तीनों ही इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो तीनों ही इंटेंसिटी पे सेम होगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया। फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे तो क्या ये बदल जाएगा? वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, जो रेडिएशन डाल रहे हैं उसके बदलने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारा इस स्लाइड में ऑलरेडी बना होगा, ये रहा वो ग्राफ। इसको यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। इसकी स्टडी में कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट क्या है कि हमें पता है कि सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी को एडजस्ट करने पे, इंटेंसिटी को वेरी करने पे, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि सैचुरेशन करंट वेरी करता है। तो लेट्स एडजस्ट इंटेंसिटी ऑफ थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम तीन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, न्यू1, न्यू2 और न्यू3। दिस इज न्यू1 एंड दिस इज न्यू2, दिस इज न्यू3। तो थ्री फ्रीक्वेंसी और यू कैन से फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, इनकी इंटेंसिटी को ऐसे एडजस्ट करें कि सैचुरेशन करंट हमारा तीनों में मैच करे। तो ये हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली एडजस्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सच दैट saturation current is same. Saturation current is same for all. जो तीनों हमने बनाया उन तीनों के लिए सैचुरेशन करंट हमें मैच कर लेना है। अब इसके बाद ये जब मैच हो गया, सैचुरेशन करंट तीनों का मैच हो गया, अब हमें देखना है कि अब इस फिक्स सैचुरेशन करंट के लिए इन तीन फ्रीक्वेंसीज पे न्यू1, न्यू2 और न्यू3, इसको थोड़ा मैं और क्लियरली यहाँ मेंशन कर दूं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू3 की है, उसके कम न्यू2 की है, एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी न्यू1 की है। ओके, यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। दिस वन इज न्यू1, दिस वन इज न्यू2 एंड दिस वन इज न्यू3। ओके, तो अब इसका वेरिएशन किस तरीके से है? तो वेरिएशन में हमें ये देखा गया कि जो वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा एक्सपेरिमेंट में, जो ऑब्जर्वेशन मिला, मेंशन कर दे रहा हूं मैं। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालेंगे तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को सिंबलाइज करता है। यानी कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो अब उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब और तेज वाले इलेक्ट्रॉन वहां पे निकलने लगेंगे। उनको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज किस ऑर्डर में की गई है? न्यू1 से ज्यादा न्यू2 की और सबसे ज्यादा न्यू3 की। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैं यहाँ ब्रैकेट में ही मेंशन कर दे रहा हूँ, जो करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये भी बढ़ जा रहा है, ऑल्सो इंक्रीजेस, विच मीन्स V01 से ज्यादा V02 और सबसे ज्यादा V03 हो जाएगा, क्योंकि न्यू1 से ज्यादा न्यू2 था, फिर न्यू3। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया, ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ जा रहा है।
जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि वो इंटेंसिटी वेरी करने पे सेम रह रहा था, वो इंटेंसिटी में नहीं बदल रहा था। फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है, इंटेंसिटी अगर बदल रही है तो वो नहीं बदल रहा था। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को तो एडजस्ट कर ले, जो भी करें, लेकिन एडजस्ट करके उसके सैचुरेशन करंट को मैच कर ले, लेकिन अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर देंगे तो हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, भले सेम सैचुरेशन करंट है तीनों के करस्पॉन्डिंग। यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो इंटेंसिटी से तो अनअफेक्टेड रह जा रहा है, फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन, जो तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा निकल के आया। इनके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे इसी ग्राफ में हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व तो कर ली है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है एनोड का, वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो अब बढ़ता तो चला जाएगा, लेकिन किस ट्रेंड में बढ़ेगा उसके लिए एक अलग ग्राफ है हमारे पास। तो हम लोग एक देख लेंगे, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच का एक ग्राफ हम लोग वो भी देख लेते हैं। वो ग्राफ भी हमारे इसी ग्राफ और इम्पोर्टेंट जो स्लाइड है इसमें होगा, ये रहा। तो इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट ग्राफ, जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट ग्राफ है रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम लोग फिर इसके लॉस देखेंगे, फेलियर देखेंगे क्लासिकल थ्योरी का, एंड देन आइंस्टाइन ने फाइनली इसको कैसे सारे चीज़ों को रैप अप किया, एक्सप्लेन किया, वो भी देखेंगे। तो देखा क्या गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल लीनियर रिलेशन रखता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेट लाइन को पकड़ते हुए हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। मेटल ए के लिए जैसा वो रहेगा, नेचर बिल्कुल सेम, एकदम पैरेलल मेटल दूसरे मेटल के लिए बिल्कुल पैरेलल रहेगा, मगर कुछ दूर पे रहेगा। ये दूरी क्या दिखा रही है एक्चुअली? हमने स्टार्टिंग में ये चीज मेंशन की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी ऑब्जर्वेशन में देखा गया, विल अकर ओनली इफ वी यूज अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुटेबल, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग लाइट यूज करेंगे तो ही। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी अकर करेगा जब हम यूज करें लाइट ऑफ सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अभी डिटेल में अगेन इसको भी मेंशन करेंगे, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग उसको कहते हैं। तो ये जो मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने ही नहीं वाला। तो ये जो मेटल ए और मेटल बी है, इन ये अलग अलग मेटल्स के लिए जो थ्रेशोल्ड की यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। तो इसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कुछ यहाँ है। यानी कि अगर मैं इससे कम की लाइट डाल रहा हूँ, इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट डाल रहा हूँ, तो हमें एज सच कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली यहाँ से होना शुरू हो रहा है, पहली बात। अब इसके बाद मतलब एक बार मैंने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने डाल दी, उसके बाद हम कोई भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता भी चला जाएगा। यानी कि ये जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके नीचे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, और इसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाएंगे तो उसके बाद हमारा वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा कि एज यू विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ऐसे इंक्रीज करेगा। और ये जो न्यू डैश है, ये मेटल बी के लिए एक्चुअली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये इसके लिए अलग है। तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि जो न्यू नॉट है और न्यू नॉट डैश है, ये दोनों ही एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू नॉट वाला मेटल ए का है और न्यू नॉट डैश जो है वो मेटल बी का है। तो ये दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर, बिकॉज दोनों की अलग अलग है, तो ये ग्राफ स्टार्टिंग अलग है, बाकी नेचर सेम है। दोनों में ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये एक हमारा लास्ट ग्राफ हो गया। ओके, नाउ जो हम लोग ने अब तक ग्राफ देखे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे, उसको हम लोग एक पॉइंट्स में कुछ लिख लेते हैं। पहला ये कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ये अभी हमें प्रीवियस ग्राफ में
प्रीवियस ग्राफ में ही हम लोग ने देखा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीजेस लीनियरली विथ frequency frequency nu of incident radiation for a given for a given photosensitive material. तो यहाँ पे जो गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, जैसे अगर ये एक पर्टिकुलर मटेरियल, अभी इसके लिए मटेरियल चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स ग्राफ थोड़ा आगे चला गया। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बिल्कुल लीनियर है और वो हमें इस ग्राफ से दिखाई दे रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहला पॉइंट हम लोग ने कंक्लूड कर लिया। दूसरा कंक्लूजन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंक्लूजन, जो अभी हमने मेंशन किया कि प्रीवियस ग्राफ में ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही हमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो होंगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident radiation cause incident radiation below which photoelectric emission stops। यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका रिप्रेजेंटेशन न्यू नॉट से करते हैं। ओके, सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो न्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट उसको करते हैं। ओके, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो उन लोग के टाइम पे यूवी लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की थी, अगर वो नहीं डाल रहे हैं तो फिर तो कोई एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा है, ना कोई एमिशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें, सारे ऑब्जर्वेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो एक थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है ये। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता चला वो ये कि अगर हम दो डिफरेंट मेटल लें फॉर टू डिफरेंट मेटल से ए एंड बी, अगर हम लोग ले लें, जो ग्राफ है अभी हम लोग ने अगेन प्रीवियस ग्राफ में देखा, ग्राफ्स ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दैट इज स्लोप इसका सेम होगा, स्लोप इज सेम। और ये इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जब आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तो वहां से ये इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग डेराइव भी कर लेंगे। यानी कि ये जो ग्राफ हम लोग ने ऑब्जर्वेशन में अभी देखा, ये तो चलो ऑब्जर्वेशन में हमने प्लॉट कर लिया, लेकिन इसी ऑब्जर्वेशन के जो प्लॉट हमने बनाया इसका एग्जैक्ट डिटेल डेरिवेशन विथ स्लोप एंड इंटरसेप्ट एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो स्लोप यहाँ पे दोनों का मेटल के लिए सेम है, दो अलग मेटल हैं लेकिन उनका स्लोप सेम है, ग्राफ अलग है, थोड़ी दूर पे है, लेकिन स्लोप उसका सेम है। लेकिन डिफरेंट क्या है? बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर द टू मेटल्स। यानी कि जो दोनों मेटल्स हैं, एक की न्यू थी तो एक की न्यू डैश थी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज थी। वो भी इस ग्राफ में हम लोग ने देखा था। यहाँ पे न्यू नॉट है और यहाँ पे न्यू नॉट डैश है, न्यू नहीं, इसको न्यू नॉट एंड इसको न्यू नॉट डैश कर लेंगे। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें फैक्ट ध्यान में रखना है, जो अगेन ऑब्जर्वेशन में ही निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और हमें ध्यान में रखना है कि वंस हम लोग ने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट दे दी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो लाइट सरफेस पे जब गिरेगी तो वो इमिशन देखा जा रहा था कि
डायरेक्टली हो जा रहा था, कभी ऐसा नहीं है कि टाइम उसमें लग रहा होगा, तो ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली ये फिनोमेना हो रहा था। तो द फोटो इलेक्ट्रिक emission happens instantaneously, यानी कि बिल्कुल t का जो ऑर्डर है वो 10 टू द पावर -8 एग्जैक्टली -9 सेकेंड का है, यानी कि इट्स अनइमेजिनेबली स्मॉल। तो लाइट के इंसिडेंट होने में और वो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में ऑलमोस्ट ने नो टाइम था, इंस्टेंटली वो निकल रहा था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपन इंस्टेंटली, ऑफ कोर्स ये चीज़ तब होगी जब हम लोग की जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये ग्रेटर या इक्वल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड के नीचे तो कुछ होना ही नहीं है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स निकल के आए हैं। तो इन कंप्लीट ग्राफ के कंक्लूजन और सारे डिस्कशन ग्राफ से रिलेटेड तो हो गए हैं। इन सभी बातों को जो अभी हम लोगों ने काफ़ी अनऑर्डर्ड वे में पढ़ा, इसको एक लॉ में काफ़ी ऑर्डर वे में बना दिया गया था। ये वही फिलिप लेनार्ड एंड मिलिकन ने ये लॉ को दिया था। फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी ले लें, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स जो होगी वो थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी से। ये हम लोग ने पहले ग्राफ में भी देखा था, तो इसको फर्स्ट लॉ बना दिया गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, और नेक्स्ट ये भी हम लोग ने देखा कि ये सेकंड ग्राफ में हम लोग ने देखा था कि जो सैचुरेशन करंट, मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ साइमल्टेनियसली, जो हम लोगों ने पहले ग्राफ में देखा वो हम ये वाली बात, इसको हमने फर्स्ट लॉ में कंक्लूड किया। इसी फर्स्ट लॉ के एक और पार्ट में हमने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, जो सैचुरेशन करंट है, जो मैक्सिमम स्टेबल फिक्स करंट हमें मिल रहा है हायर एनोड पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, वो हमारा इंटेंसिटी के साथ बढ़ता जाएगा। तो इस बात को भी हम लोग फर्स्ट ही लॉ में इंक्लूड कर लेते हैं। द सैचुरेशन करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये हमारा पहला फोटो इलेक्ट्रिक लॉ हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ हो गया। ओके, सेकेंड ये है कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव, अगेन एक कोई पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव मटेरियल ले लें, सेंसिटिव मटेरियल, एक सर्टेन मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी। तो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, below which no photoelectric emission occurs। तो इसके नीचे किसी भी तरीके का कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज अ लॉ इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है थर्ड, एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग जाएं
तो अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है द और हमने बताया था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको भी हम लोगों ने ऊपर ग्राफ में देखा हुआ है। तो एक बार हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाएं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो इसका भी ग्राफ हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में देख लिया हुआ है। एंड जो लास्ट हमारा लॉ है, हाँ, इसमें एक बात और इंक्लूड कर देंगे, ये चीज साथ में इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। इंडिपेंडेंट वाला पार्ट हम लोग ने यहाँ देखा था, 3 अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तीनों ही इंटेंसिटी का सेम था। तो ये 2 बात हमें ध्यान में रखना है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें काम की बात ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। तो ये 2 बात बहुत काम किया। ओके, एंड चौथा हमारे टाइम के ऊपर है कि फोटो इलेक्ट्रिक emission is an instantaneous phenomena। यानी कि जो टाइम लैग है लाइट के गिरने का, टाइम लैग का जो ऑर्डर है वो 10⁹ सेकेंड का है, लाइट के गिरने का और फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने का। तो ये 4 सिंपल हमारे लॉ हो गए। फेलियर ऑफ क्लासिकल थियोरी, इट क्लासिकल थ्योरी। तो लेट्स सी क्लासिकल थ्योरी में क्लासिकल जो वेव थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी में भी जो वेव थ्योरी है उसमें क्या प्रॉब्लम, उसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम आ जा रही है। ओके, तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसमें। तो ये हम लोग उसको शॉर्ट में लिखें तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है पहली चीज। यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उनके एम्पलीट्यूड्स भी होंगे, वो सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट चीज वेव थ्योरी हमें जो सजेस्ट करती है कि एनर्जी, अगर वेव है तो ऑब्वियसली वो स्प्रेड कर रही है, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सेकंड चीज वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है, ऑलरेडी पता है। तो अब इन बातों को यूज करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही। तो 2 की पॉइंट हमें ध्यान में, क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इसमें, दैट इज ओके। सेकंड वेव कहती है कि वेव है तो भाई ये स्प्रेड आउट है तो इसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं क्या चीज इन अब तक के डिस्कशन में जो भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं उसमें से पहला कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्लासिकल थ्योरी नहीं समझा पा रहा है या उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए और जो एक्चुअल में हो रहा है वो कैसे डिफर कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं हम लोग। सो अगर हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी,
वेव्स तो कॉन्टिन्यूअस हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल शुड एब्जॉर्ब इंसिडेंट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, पहली चीज उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। अब इंटेंसिटी ग्रेटर का क्या मीनिंग है वो हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज जो है कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी एक्चुअली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एग्जैक्टली देखें तो इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी मोटा मोटा देखें तो बढ़ जाएगी, एक बात। अब अगर इंटेंसिटी रिवर्स करते हैं बात को, एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाएंगे, सॉरी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ गया तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। कब इंक्रीज करेगी ये चीज? जब हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाता हूँ। हमने अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी को अगेन इंक्रीज किया तो एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है वहां बढ़ जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ने पे ही इंटेंसिटी बढ़ती है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ी, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के साथ जो एनर्जी डेंसिटी है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी आ रही है उस मेटल सरफेस पे, वो बढ़ जाएगी, तो मेटल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सो इलेक्ट्रॉन शुड एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। जब हम लोग क्या कर दें, इंटेंसिटी को बढ़ा दें, इंटेंसिटी को जब बढ़ा दें इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी, दिस इंप्लाइज, दिस सजेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए, शुड इमिट विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको इंटेंसिटी के साथ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी बढ़ जाना चाहिए। बट रियलिटी में हमने क्या देखा? रियलिटी में हमने देखा कि इंटेंसिटी भले हम कितनी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी अगर हम ना चेंज करें, और फ्रीक्वेंसी की तो खैर यहाँ पे अभी तक वेव थ्योरी में हमने कोई बात ही नहीं की, तो अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स रखें, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें, वेव थ्योरी कह रही है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। बट रियलिटी में कुछ और हो रहा है। रियलिटी में ये हो रहा है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी, इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सेम मिलने वाली है, अलग नहीं होगी। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन आया। तो हमने एक्सपेक्टेशन क्या किया कि इंटेंसिटी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़े, बट इन रियलिटी वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, नहीं डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे। पहला कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो वेव थ्योरी ने इस बात को नहीं समझा पाया। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगेन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, irrespective, या you can say no matter what the incident frequency is, incident frequency is, अगर हम लोग sufficiently हाई इंटेंसिटी की लाइट डालें, if we incident light of sufficient, ये वेव थ्योरी का एक वेव थ्योरी का आर्ग्यूमेंट है जो हमारे कंट्रडिक्शन रियलिटी से कंट्रडिक्ट करेगा। अभी हम देखेंगे कि इफ वी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, नो मैटर व्हाट द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दें, इफ वी ओके, ठीक था, इफ वी इंसिडेंट light of sufficiently high intensity
फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लाइट कंटिन्यूअस है, आर्ग्यूमेंट में बता रहा हूँ अभी एक्चुअली क्या है, फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो उससे होना क्या चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा, रियलिटी में नहीं होगा। क्यों अकर हो जाना चाहिए? आर्गुमेंट वो क्या दे रहा है? आर्गुमेंट वो सिंपल सा दे रहा है कि मेटल सरफेस पे एक कॉन्टिन्यूअस वेव अगर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन भले कुछ टाइम ले, फ्रीक्वेंसी कम है तो भी चलेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी आके गिर रही है, ज़्यादा वेव आके गिर रही है, इलेक्ट्रॉन उसको कुछ देर लगेगा एब्जॉर्ब करे और निकल आए। मगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक नहीं है, कितनी भी इंटेंसिटी की डाल दो, ऑब्जर्वेशन में देखा गया ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारा जो वेव थ्योरी सजेस्ट कर रही है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इन रियलिटी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, फ्रीक्वेंसी मैटर्स फॉर इमिशन। अगर हम वो थ्रेशोल्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड के बिलो हम कर दें तो फिर इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा इंटेंस रहे, जैसे अगर यूवी लाइट से ही निकलना है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी यूवी से बहुत कम होती, तो रेड लाइट कितनी भी इंटेंसिटी के हम लोग कितनी भी देर तक डाल दें, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ही नहीं सफिशिएंट है, तो बात खत्म। एंड लास्ट जहाँ पे ये फेल कर रही थी वो टाइम लैग के ऊपर थी कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअसली एंड स्मूथली हम लोग कहें डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इलेक्ट्रॉन को कुछ तो टाइम लेना चाहिए, अगर वो अब देखें पर यूनिट टाइम बहुत छोटी सी जगह पे जहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम स्पेस में होता है, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पे आके पड़ रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ तो टाइम लेना चाहिए उस सफिशिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पे, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने पे और निकलने के बाहर। सो इलेक्ट्रॉन शुड टेक some significant time according to wave theory, significant time to emit, but observe reality क्या है, but in reality the emission is instantaneous, the emission is instantaneous, तो यहाँ पे भी हमारी थ्योरी फेल कर जा रही है। ओके तो यहाँ पे भी थ्योरी रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करी, कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी अल्टीमेटली फेल हो जा रही है, क्लासिकल थ्योरी फेल्स। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके सो नाउ वी विल स्टडी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में 4 बहुत ही प्रोमिनेंट पेपर पब्लिश किए थे और वहीं से वो लाइमलाइट में भी आए थे। वन ऑफ विच वाज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके उन्होंने आर एम मिलिकन, फिलिप लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को रीड आउट किया। प्लैंक के हाइपोथेसिस की भी उनको आइडिया थी जो उन्होंने प्रपोज की थी मैक्स प्लैंक ने, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया एक साइंटिस्ट का या 2 साइंटिस्ट का, आर एम मिलिकन एंड लेनार्ड का, थ्योरी ली प्लैंक की और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी थ्योरी को हम लोग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो हाइपोथेसिस उन्होंने क्या कंसिडर किया कि लाइट को वेव ना मान के, वेव के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो तो हम लोग ने देख ही लिया, लाइट को उन्होंने कंसिडर किया, लाइट इज कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल, जिस पार्टिकल का नाम पड़ा फोटॉन्स। ओके तो ये पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में हमें रखना है टर्म कि लाइट को हम लोगों ने फोटॉन्स माना। ओके फोटॉन्स क्या है? हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल ऑफ लाइट। उन्होंने सेकेंड चीज माना कि जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और लाइट इंसिडेंट हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा फोटोन है, दोनों पार्टिकल हैं और इनके बीच में बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वो दोनों टकरा रहे हैं और उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हैं।
ओके, इस चीज़ के ऊपर अभी हम लोग आएँगे। अब ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, उसमें कुछ मेन पोस्टुलेट या मेन पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, वहीं से पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जो फोटॉन है इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ये इन्होंने क्या मानी थी? एच न्यू मानी थी। इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंकी की हाइपोथेसिस यूज हुई थी। एच कौन है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। एंड न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन। ओके, अब मेन पॉइंट क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स इसी थ्योरी के, पहला पॉइंट कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, अगेन वो रिजल्ट है इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a result of interaction of two particles। कौन कौन से पार्टिकल हैं? नेमली पहला हो गया फोटॉन, जो कि लाइट पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है, और यू कैन से पार्टिकल ऑफ लाइट। एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन है ऑन मेटल सरफेस, जो मेटल के सरफेस पे है। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों में टक्कर हो रही है, उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। तो वेव का तो कंसेप्ट इन्होंने हटा दिया, पार्टिकल का कंसेप्ट लाए। ओके, इसीलिए चैप्टर को डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहना है। वेव तो ठीक है, वेव ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, मगर अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है, इसको पार्टिकल नेचर से समझाया जा रहा है। तो लाइट का दो नेचर एक्सेप्ट किया गया, हेंस द नेम डुअल नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, द फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद इन द मेटल। ओके, ये तो ठीक है। और मतलब इन्होंने ये वाला पॉइंट कुछ खास नहीं, उन्होंने वर्क फंक्शन वाले कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया। द फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड और बाउंड विद इन मेटल सरफेस, वही पोटेंशियल बैरियर वाला कंसेप्ट। ओके, अ मिनिमम एनर्जी, उसका नाम क्या है? कॉल्ड वर्क फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर the emission of these bounded electron। तो वो भी उन्होंने एक इस पॉइंट में इंक्लूड किया। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक डायग्राम को भी ले लेते हैं। ये रहा वो डायग्राम, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और जब इंसिडेंट फोटोन इस पे गिर रहा है, दोनों टकरा रहे हैं, तो ये एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन एच न्यू है, एक पार्टिकल की तरह माना जा रहा है। ये आके यहाँ टकरा रहा है, और जब टकरा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जा रहा है। किस एनर्जी के साथ? हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। अभी जस्ट उसको हम लोग देखते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो क्या होगा कि ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा से नहीं। इन्होंने माना ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एनर्जी कितनी है? एच न्यू। एनर्जी एच न्यू ऑफ अ फोटोन, ये दो पार्ट में यूज हो जा रही है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट।
पार्ट्स। पहला पार्ट कहाँ यूज हो जा रहा है? पहला पार्ट यूज हो जा रहा है टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, और यू कैन से टू ओवरकम द वर्क फंक्शन से बेटर पड़ेगा टू a part is used to eject electron, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में by supplying work function amount of energy। ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जितना वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी जो है सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को यूज करने में एक पार्ट एनर्जी का खर्च हो जा रहा है, और दूसरी एनर्जी भाई कंजर्व भी होनी चाहिए। बची एनर्जी कहाँ गई? रेस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो जो भी इंसिडेंट एनर्जी वो इन दो पार्ट में अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन यूज हो जा रही है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो बहुत कम फोटोन है जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है वो केपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने लास्ट पॉइंट में क्या बोला? सारे नहीं, वेरी फ्यू photons, approximately less than 1%, जिनकी एनर्जी whose energies are greater than work function, यानी कि जो एच न्यू हम डाल रहे हैं, कहने का मतलब क्या? इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू जो डाल रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन। ओके, तो जिनकी ज्यादा है वो इजेक्ट करा पा रहे हैं। ग्रेटर देन वर्क फंक्शन आर capable of ejecting electrons। ठीक है, अब इतनी बातें तो ठीक है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक चीज और, ये 4 पॉइंट तो ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ गए, मगर इनको एक्सप्लेन, इनका यूज करते हुए, इस पार्टिकल लाइट के पार्टिकल नेचर का यूज करते हुए, क्या जो जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लासिकल थ्योरी की वो क्या रिजॉल्व हो गई? जितना भी ग्राफ आया था, हम लोग ने ऑब्जर्वेशन देखा था, और उस टाइम पे मैं कह रहा था कि उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे उसको एज ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे मतलब यहाँ पे करेंगे, जहाँ आइंस्टीन की थ्योरी अभी हम लोग ने समझ ली है, तो इसकी एक फाइनल इक्वेशन आएगी और उसको रैपअप करते हुए हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कैसे टाइम लैग नहीं होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला वेरिएशन है, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, वो सारे वेरिएशंस को हम लोग इसी लॉजिक से समझेंगे। कौन सा लॉजिक? लाइट को पार्टिकल मानते हुए। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या मिला? जो एनर्जी है इंसिडेंट की ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो कि एच न्यू है, दैट इज यूज्ड अप इन टू पार्ट। तो पहला पार्ट हो जाएगा वर्क फंक्शन को लेने में, वर्क फंक्शन को सप्लाई करने में, और दूसरा रेस्ट अदर काइनेटिक एनर्जी में। ओके ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी भी कौन वाला होगा? कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब किसी रीजन से वहां पे एक पूरी रेंज होगी, इलेक्ट्रॉन कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, जो सबसे तेज चल रहा है इलेक्ट्रॉन है वो, और जो वर्क फंक्शन है वो, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो नेट एनर्जी जो एच न्यू है इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो मतलब बिल्कुल इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पा गया है, वो वाली एनर्जी, और जो वर्क फंक्शन ओवरकम करके वो निकला होगा, दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो हमारे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ये एक सिंपल सा लॉजिक इन्होंने यूज किया। तो इंसिडेंट फोटोन का जो वैल्यू है, वो एनर्जी की वैल्यू जो है वो एच न्यू है, वर्क फंक्शन हमारा डब्ल्यू नॉट है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग के मैक्स भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग उसको हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कह सकते हैं। वी मैक्स हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसकी। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं जो हमारा केमैक्स है, जिसको हम लोग हाफ एम वी
मैक्स का स्क्वायर भी कहते हैं, दैट विल बी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये फाइनल एक इक्वेशन जो हमारी मिली, इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसका एक और रूप है, एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली जो वर्क फंक्शन है ना, ये करस्पॉन्ड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी के। क्यों? सवाल है क्यों? ऐसा क्यों कहेंगे? वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, उस एनर्जी पे वर्क फंक्शन ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि डब्ल्यू नॉट जो है वो एच न्यू नॉट है, या यहाँ पे एच न्यू नॉट क्या है? एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर इन इन बातों को ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर हम स्टार बोलें, तो इसमें अगर हम यूज करें, यूजिंग इट इन स्टार, इक्वेशन स्टार, हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन स्टार हमको मिलेगा कि जो के मैक्स है, यानी कि हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारा एक और पैटर्न हो गया आइंस्टीन की इक्वेशन को लिखने का। इसको हम लोग हैशटैग बोल देंगे। ये भी हमारी आइंस्टीन इक्वेशन ही है। ओके, सो फाइनली वी गॉट आइंस्टीन इक्वेशन, वी गॉट द आइंस्टीन थ्योरी, और यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेट है। अब ये कैसे एक्सप्लेन कर रही है हमारे वो सारे कंट्राडिक्शंस को जो वेव थ्योरी में उठ रहे थे, या ऑब्जर्वेशन को जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में देखे थे। तो अब उस पे आ जाते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजिंग आइंस्टीन्स थ्योरी। शॉर्ट में इस ऐसे इसको लिख लेते हैं। तो आइंस्टीन थ्योरी का यूज करके एक्सप्लेन, कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे? पहला एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी का जो वेरिएशन आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आ रहा है? पहले वो इफेक्ट क्या था हम लोग वो देखते हैं। इफेक्ट हमारा पहले रिवाइज कर लें क्या था। इफेक्ट में हम लोग ने देखा था कि जैसे जैसे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रखें, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जो नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे। अब इसको आइंस्टीन थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये चीज़ सेट बैठ रही है। लेट्स सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल कंसेप्ट, ग्रेटर इंटेंसिटी मीन्स, पहले वो समझ ले, ग्रेटर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, क्या ये सिंबलाइज कर रहा है? ग्रेटर नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल। पहले तो ये समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो लाइट के जो सोल्जर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। हम इसको शॉर्ट में कहें ग्रेटर लाइट फोटॉन्स होंगे, जो फोटॉन है वो ज़्यादा होंगे। सो अगर फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज सुटेबल, अभी इसके ऊपर भी हम फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट पे भी आएंगे। इफ फ्रीक्वेंसी इज सुटेबल, और ये सुटेबल तो ऊपर ही एक्सप्लेन हो गई थी कि भाई सुटेबल क्यों चाहिए। सुटेबल इसलिए चाहिए ताकि कम से कम वर्क फंक्शन को तो वो लाइक ओवरकम कर ले, वर्क फंक्शन को तो सप्लाई कर दे, उतना तो चाहिए ही। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज सुटेबल, देन एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, the
number of photon will increase. This result in greater photon electron interaction, leading to more number of emitted photoelectron. Hence जो हमारा hence intensity hence greater intensity means greater current, photo current, greater photo current. पहला एक्सप्लेनेशन स्मूथली हो गया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगेन ये हमने जैसा ऊपर मेंशन किया था कि आइंस्टीन की इक्वेशन से ही दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वेव थ्योरी तो कह रही थी कि फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब, इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो काम हो जाना चाहिए, मगर वो चीज़ हो नहीं रही थी, रियलिटी में हो नहीं रही थी. तो आइंस्टीन की जो थ्योरी जहाँ पे लाइट को पार्टिकल नेचर माना है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है. हम लोग कंसिडर करें कि मान लें जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन यू नॉट है, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है न्यू वो लेस है थ्रेशोल्ड के, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट के से कम है, हम लोग मान लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है वो हो जाएगी हमारी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. हमने हैशटैग इक्वेशन में देखा ही है, फ्रॉम हैशटैग इक्वेशन ऊपर हमने देखा है. तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि भाई न्यू नॉट ज़्यादा है न्यू कम है, तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, नो फिजिकल मीनिंग, नो फिजिकल मीनिंग, मतलब ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती. तो जो भी हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो सेंस बन पा रहा है वो अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उसका भी वेरिएशन हम लोग देखते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का था. एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, हम लोग ने ये देखा था कि अगर हम लोग एक बार न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट करें, तो उसके बाद जो काइनेटिक, पहले तो आइंस्टीन इक्वेशन से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो न्यू के साथ बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन वो होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. ये तो भाई कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स और के मैक्स एक ही बात है, वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. हम लोग यहाँ से इस चीज़ को पहले देख सकते हैं. और हम लोग एक चीज़ और देखें कि ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था. ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, कहाँ गया ये, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमने इसको एक्सप्लेन किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ता जाएगा. वो वही हो भी रहा है, ग्राफ से आइंस्टीन की इक्वेशन से वो चीज़ समझ में भी आ रही है. आगे वैकेंसी, तो ये चीज़ हम लोग ने ग्राफिकली जो देखा था वो चीज़ यहाँ पे समझ में भी आ रही है. सवाल एक और आया था कि वाई, एक क्वेश्चन हम लोग का पहले हम लोग ने देखा था, वाई इंक्रीज इन या हम कहें कि वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इसका भी बहुत सिंपल रीजन है. इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, इसका जवाब ये है कि इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी तो होगा क्या, एच न्यू विल नॉट चेंज.
जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटॉन की वो नहीं चेंज होगा। एच न्यू क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर हम बदल रहे हैं तो इंटेंसिटी बदलने से एच न्यू नहीं बदलने वाला। लेकिन होगा क्या इससे, नंबर ऑफ फोटो जो फोटॉन्स हैं सॉरी, वो इंक्रीज कर जाएंगे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो एच न्यू आ रहा है वो अभी भी एच न्यू ही आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बस ज्यादा एच न्यू आने लगेंगे। तो ज़्यादा एचन्यू आने लगेंगे, तो एक एचन्यू एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। एक फोटॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब वो निकालेगा उसको, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ से बदल जाएगी, जब आपकी इंसिडेंट एनर्जी ही नहीं बदली, और ये इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में दो पार्ट में यूज हो रही है। तो जब इंसिडेंट एनर्जी ही नहीं बदली, इंटेंसिटी बदलने पे इंटेंसिटी जो इंसिडेंट एनर्जी वो उतनी ही रहेगी, खाली उनकी संख्या बढ़ जाएगी, एच न्यू और ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भले इमिट करें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी कि जो वी नॉट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी रहेगा। तो ये बिल्कुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी से तो एच न्यू थोड़ी बढ़ जाएगा, एच न्यू तो फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा। एच और न्यू है, दो ही चीज है, फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगा, एच तो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो एच न्यू वही रहने वाला है। जब एच न्यू वही रहने वाला है तो जो दो पार्ट में एनर्जी यूज होती है एच न्यू की, वर्क फंक्शन और के मैक्स की, उनमें कहाँ कोई वर्क फंक्शन फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बढ़ जाएगी अपने आप, जब तक हम एच न्यू ना बढ़ाएं। और एच न्यू बढ़ेगी नहीं इंटेंसिटी बढ़ाने पे, वो तो तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये भी एक्सप्लेनेशन हो गया। और एक लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको हमने पॉइंट वाइज देखा है, हाँ पॉइंट वाइज देखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, और वो एक बहुत सिंपल बात से कंक्लूड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्यों हमारा टाइम लैग हो ही नहीं रहा, बिल्कुल कम है। बिकॉज हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन माना हुआ है। ओके, जब इलास्टिक कोलिजन माना है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एक सिंगल इवेंट है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोन is an is a single is a single and instantaneous event। quite clear। इंस्टेंटेनियस इवेंट। सो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो ऑब्वियसली बहुत ही कम लगेगा। जैसे एक बॉल है, बिलियर्ड बॉल आके टकरा रही है, तो वो कोई बहुत टाइम तक थोड़ी चिपकी रहती है, वो टकराई है निकल गई दूसरी, तो कोई टाइम लैग नहीं होगा, और वो हो भी नहीं रहा है। दैट्स ऑल। सारे एक्सप्लेनेशन, सारे ग्राफ, जो भी ऑब्जर्वेशन थे लेनार्ड मिल्टन के, वो आराम से आइंस्टीन ने प्लैंक हाइपोथेसिस यूज करके इजीली एक्सप्लेन कर दिया विद अ प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन। दैट्स ऑल। अब लास्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम लोग क्विकली देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, के मैक्स जो है वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग के मैक्स के ऊपर, अच्छा हम लोग एक बार बात करें के मैक्स का, हम लोग ने ये प्रीवियस टॉपिक्स में एकदम स्टार्टिंग में देखा है कि जो के मैक्स होता है, जिसको हम लोग हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी कहते हैं, वो हमारा ई इंटू वी नॉट है, क्योंकि वो करस्पॉन्ड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, तो वो ई इंटू वी नॉट होता है। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से सिंपल अगर हम लोग वी नॉट की स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो वो एच न्यू बाई ई हो जाएगा माइनस वर्क फंक्शन अपॉन में ई। अगर हम वेरिएशन फ्रीक्वेंसी का रख रहे हैं तो यहाँ पे उसको जरा सा हाईलाइट करें, वेरिएशन फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट का, तो एक ग्राफ हमने इसके ऊपर ऑलरेडी देख रखा है, उस ग्राफ को भी हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये ग्राफ हमने कहा था कि इस ग्राफ को हम एक्चुअली डेराइव करेंगे, तो वो देख, ये डेरिवेशन ही इस ग्राफ का हम लोग अभी कर रहे हैं।
ये इक्वेशन अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में ये इंटरसेप्ट है, ओके, और ये हमारा स्लोप है। और वेरिएबल कौन है? y वेरिएबल ये रहा और x वेरिएबल ये रहा, यानी कि हमें एक ग्राफ मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक ग्राफ हमें मिल रहा है v0 वर्सेस न्यू का, और ये ग्राफ हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बस प्लॉट इसको अब करने जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा वो ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम लोग इस सेकेंड वाले को हटा देते हैं, एक ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये बढ़ता जाएगा। स्लोप है कितना? अगर हम कंपेयर करें तो जो स्लोप m है वो हमें मिलेगा h बाई ई, h अपॉन ई। हमने इसको मेंशन किया था कुछ टाइम पहले कि मेटल चाहे कोई भी हो, स्लोप दोनों का सेम होगा, मेटल ए मेटल बी, और h और e कांस्टेंट होता है, यानी कि स्लोप हमारा इसका कैसा है? कांस्टेंट है। एक बात हो गई। सेकेंड ये कि जो इंटरसेप्ट हमें मिला वो माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन वर्क फंक्शन अपॉन में ई मिला, वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। और बाकी ये एक स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के, आइंस्टाइन की इक्वेशन ने इस ग्राफ को भी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। तो हमको फाइनली एक ये ग्राफ मिला जिसका स्लोप हमें मिल गया ये, और हमें उसका इंटरसेप्ट मिला ये, ओके। लास्टली अगर हम लोग स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस वी न्यू ग्राफ देखें, जो जैसा हमने मेंशन किया h अपॉन ई है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें m बराबर tan थीटा लगा के मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से थीटा डाल दिया, तो अगर हम m बराबर tan थीटा करके निकालें तो ये आएगा AC अपॉन में BC, और AC अपॉन में BC tan थीटा है कितना? h अपॉन ई। तो सिंपली यहाँ से h हो जाएगा हमारा E मल्टीप्लाई बाय AC अपॉन में BC, और AC अपॉन में BC हमारा है क्या? स्लोप। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को भी। दैट्स ऑल। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से निकाला जा सकता है। भाई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो AC BC मिल जाएगा, E है ही तो H निकल जाएगा। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया और इसमें ये चीज़ दिखा दिया कि स्लोप इसका जो है वो कांस्टेंट है, और जो इंटरसेप्ट है वो इतना है माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, और ये ग्राफ सामने हमारे है। दैट्स ऑल। इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।